दोस्तों, भगवान एग्जिस्ट ही नहीं करते, यह मेरा नहीं, महान फिजिसिस्ट एंड कॉस्मोलॉजिस्ट स्टीफन हॉकिंस का कहना था डैट देयर इज नो क्रिएटर। लेकिन हाल ही में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा कुछ इंटरेस्टिंग डिस्कवरी हुई जो शायद यह बता सकती है, यह प्रूव कर सकती है कि जो स्टीफन हॉकिंस ने कहा था वह मे भी सही हो। यह सुन के हो सकता है आप आश्चर्यचकित हो गए होंगे, पर इतना ही नहीं, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप में इतनी क्षमता है कि वह फ्यूचर में हमें एलियन से भी वाकिफ कराएगा, जिसके बारे में स्टीफन हॉकिंस हमेशा से हमें वार्न करते आए हैं। आप सोच रहे होंगे कैसे, तो चलिए इसे आज के इस वीडियो में समझते हैं। बात है साल 2017 की। फिजिक्स में नोबेल प्राइज जीत चुके महान फिजिसिस्ट कीथ थॉर्न ने एक बार हमें यह बताया था कि यदि हमें यूनिवर्स के बेसिक को समझना है तो हमें न्यूटन के जवाबों पर फोकस करना होगा, और यदि हमें यूनिवर्स के संबंधित रिसर्च में कोई ब्रेक थ्रू हासिल करना है तो हमें स्टीफन हॉकिंस के सवालों पर फोकस करना होगा, क्योंकि हॉकिंस के कभी न खत्म होने वाले सवालों का सिलसिला आज भी एस्ट्रोफिजिक्स की दुनिया में इम्पोर्टेंट ब्रेक थ्रू क्रिएट कर रही है। एग्जाम्पल के तौर पर आप ब्लैक होल को ले सकते हैं। ब्लैक होल के बारे में 1970 के दशक तक वैज्ञानिकों का मानना था कि ब्लैक होल अपने आसपास के मौजूद एनर्जी और मैटर को अपनी तरफ खींचता है और इसके बदले वह कुछ भी बाहर नहीं निकालते हैं। मतलब कि यदि इसमें रेडिएशन होता ही नहीं है तो इसका मतलब यह हुआ कि ब्लैक होल बिल्कुल ही ठंडे होते हैं। किंतु स्टीफन हॉकिंस ने इसका विरोध किया और सवाल किया कि ऐसा कैसे हो सकता है, और फिर स्टीफन हॉकिंस ने खुद मैथमेटिकली प्रूव करके यह बताया कि ब्लैक होल भी कुछ पार्टिकल रेडिएशन के रूप में इमिट करते हैं, और ब्लैक होल से निकलने वाले इस रेडिएशन का नाम दिया गया हॉकिंग्स रेडिएशन। और हो सकता है कि जो चीजें ब्लैक होल खींचता है उसकी इंफॉर्मेशन इन पार्टिकल पर छापकर उसे बाहर की ओर फेंकता हो, अकॉर्डिंग टू क्वांटम फिजिक्स। किंतु उस समय वैज्ञानिकों के पास इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हॉकिंग्स के इतने बड़े दावे को वह प्रूव करके दिखा सके, और इस वजह से कुछ वैज्ञानिकों ने इसका विरोध भी किया। किंतु इतना बड़ा वैज्ञानिक कुछ बता रहा है और वह भी मैथमेटिकली प्रूव करके दिखा रहा है, तो उससे झुतलाना तो इतना आसान नहीं था, और इस वजह से उसके इस थ्योरी को बहुत से वैज्ञानिकों का समर्थन मिला। और आगे चलकर 2019 में जब ब्लैक होल की पहली तस्वीर पब्लिक हुई, जो पूरी तरह से यह दिखाता है कि ब्लैक होल पूरी तरह से शांत नहीं होते हैं, बल्कि वह इसके विपरीत ब्रह्मांड के हॉटेस्ट और एक्टिव ऑब्जेक्ट होते हैं, जो लगातार गर्म रेडिएशन को अपने से बाहर निकाल रहे होते हैं। यानी हॉकिंग्स ने जो 1970 के दशक में ही अनुमान लगा लिया था वह आज के समय में प्रूव हो चुका है। पर अब यहाँ पर सवाल यह आता है कि केवल हॉकिंग्स रेडिएशन को प्रूव हो जाने से ही यह प्रूव हो जाता है कि ब्लैक होल में जाने वाले पार्टिकल के इंफॉर्मेशन का छाप भी हॉकिंग्स रेडिएशन पर मौजूद होता है या नहीं। तो दोस्तों, आपको ब्लैक होल के बारे में पता होगा तो आप जानते होंगे कि हमारी प्रेजेंट टेक्नोलॉजी ब्लैक होल के बारे में हमें क्या बताती है। सिर्फ इतना कि उसका मास कितना है या फिर उसका नेट चार्ज कितना है, और एक आखिरी कि उसका स्पिन कैसा है। ब्लैक होल में जाने वाले चीजों के साथ ब्लैक होल के अंदर क्या होता है इसका हमें कोई भी आइडिया नहीं है, और हमें यह भी नहीं पता है कि ब्लैक होल से निकलने वाले इस रेडिएशन से उस पार्टिकल के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया जा सकता है या नहीं। किंतु दोस्तों, इसका जवाब पूरी तरह से ढूंढ पाएंगे या नहीं इसका तो पता नहीं, लेकिन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से मदद से इस सॉल्यूशन के बहुत ही नजदीकी तक पहुंचा जा सकता है। आप यदि हमारे पुराने वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप दूर से ट्रेवल करके आ रहे इंफ्रारेड लाइट को डिटेक्ट करने में माहिर है, और वह भी स्पेस में पाए जाने वाले थिंक नेबुला और अन्य बाधाओं को पार करके भी वह इसे डिटेक्ट करके इसके बारे में काफी महत्वपूर्ण जानकारियों को इकट्ठा कर सकने में सक्षम है। यानी कि यदि हमें किसी गैलेक्सी में मौजूद सुपरमैसिव ब्लैक होल को स्टडी करना है, और यदि उस ब्लैक होल और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बीच कोई मोटा डस्ट क्लाउड भी आ रहा है, इसके बावजूद भी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इसे आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं, और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इसके बावजूद भी इसके हर प्रॉपर्टी को डिटेल में स्टडी कर सकने में सक्षम है। और इससे यह भी हो सकता है कि हम हॉकिंग्स रेडिएशन पार्टिकल पर छपे इंफॉर्मेशन को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, और इससे हम ब्लैक होल के अंदर के इंफॉर्मेशन के बारे में पता लगा सकते हैं, और इस तरह से हम यह भी पता लगा सकते हैं कि वह डार्क मैटर के भी बने होते हैं या नहीं। दोस्तों, यह आपको बकवास नहीं लगना चाहिए।
क्योंकि स्टीफन हॉकिंस खुद भी यह मानते थे कि डार्क मैटर और कुछ भी नहीं बल्कि बिग बैंग के समय पैदा हुए हजारों लाखों प्राइमोर्डियल ब्लैक होल ही हैं। हालांकि डार्क मैटर और ब्लैक होल के बहुत से गुण आपस में मिलते जुलते हैं, किंतु बावजूद इसके डार्क मैटर ही ब्लैक होल है, इसमें एक गड़बड़ी है। हम सभी जानते हैं कि किसी ऑर्डिनरी मैटर से बने मैसिव ऑब्जेक्ट जैसे कि स्टार अपनी ही ग्रेविटी के कारण कोलैप्स होकर किसी ब्लैक होल का निर्माण करते हैं, और आज हम सभी जानते हैं कि यह ऑर्डिनरी मैटर हमारे ब्रह्मांड में केवल 5% ही है और इसके मुकाबले डार्क मैटर हमारे ब्रह्मांड में 27% है। तो अब आप सोच सकते हैं कि यह कैसे पॉसिबल हो सकता है कि 5% ऑर्डिनरी मैटर से बने ब्लैक होल 27% डार्क मैटर का निर्माण कर सकते हैं। दोस्तों, स्टीफन हॉकिंस को इसमें भी एक लॉजिक नजर आया था और उन्होंने यह दावा किया था कि बिग बैंग के तुरंत बाद जब एनर्जी इज इक्वल टू mc² के कारण सारी एनर्जी मैटर में तब्दील हो रही थी, तब जहाँ जहाँ एनर्जी काफी डेंस थी वहाँ पर एनर्जी मैटर के इस इंटरकन्वर्टेबल स्वभाव के चलते छोटे छोटे ब्लैक होल बन गए और हॉकिंस ने इसे प्राइमोर्डियल ब्लैक होल कहा। अब वैसे तो इस थियोरी को अभी तक कोई प्रैक्टिकली प्रूव नहीं कर पाया है, लेकिन जैसे कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि यह 13.7 बिलियन लाइट ईयर पीछे तक झांक सकने में सक्षम है, तो हम उसके जरिए ब्रह्मांड के डार्क एज में इन प्राइमोर्डियल ब्लैक होल का सुराग जरूर ढूंढ पाएंगे। मतलब कि हॉकिंस की यह थ्योरी सच साबित हो सकती है, या फिर यह भी हो सकता है कि उन्होंने जो कहा था वह गलत था। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, स्टीफन हॉकिंस की यह थ्योरी सही है या गलत? खैर दोस्तों, जो भी हो, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का यह क्षमता कि यह हमारे ब्रह्मांड में 13.7 बिलियन लाइट ईयर पीछे तक देख सकता है, इससे हम यह वेरीफाई कर सकते हैं कि गॉड सच में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, क्योंकि इस सवाल का जवाब हमें यूनिवर्स के डार्क एज में ही मिलेगा। टेक्निकली कहा जाए तो हम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से हॉकिंस का यह दावा कि ब्रह्मांड का कोई भी क्रिएटर नहीं है, यह वेरीफाई कर सकते हैं। दरअसल स्टीफन हॉकिंस अपने स्पीच में कई बार बोल चुके हैं कि वह किसी भी क्रिएटर पर विश्वास नहीं रखते हैं। उनका मानना था कि कॉस्मोलॉजिस्ट से यह जो बार बार पूछा जाता है कि बिग बैंग से पहले क्या था, तो स्टीफन हॉकिंस के अनुसार यह सवाल ही गलत है, क्योंकि बिग बैंग का मतलब ही है कि उस विशाल बैंग से ही ब्रह्मांड का निर्माण हुआ और उसी बैंग से सब कुछ बाहर निकलकर एक्सपेंड हो रहा है, यहाँ तक कि समय भी। और बिग बैंग से पहले चीजें ही नहीं बल्कि समय का भी कोई अस्तित्व नहीं था। और ऐसे में यदि हम कहते हैं कि किसी क्रिएटर ने बिग बैंग करके यूनिवर्स को क्रिएट किया, तो इस पहेली को जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप आने वाले समय में सुलझाएगा। यदि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हमारे ब्रह्मांड के डार्क एज को काफी गहराई से अध्ययन करेंगे, तब हम यह पता लगा सकेंगे कि बिग बैंग असल में हुआ भी था या नहीं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर ले। धन्यवाद।